Well, the renewed push for One Nation, One Law by the Modi Sarkar has created flutter again. The Law Commission's recent decision to seek views from public and religious organizations has ruffled so many feathers that there is now a chorus of opposition. From saying that this is going to plunge the country into chaos, some leaders have gone so far as to even say that we will only follow the Sharia. The government again and again has said that there is no effort to try and impose any law or any system of belief. The only idea is to ensure that there is one law and one country. One person who in fact has been very, very vocal against the UCC is Samajwadi Party MP S.T. Hassan. Let me go straight across to him. S.T. Hassan साहब, you have said कि हम शरिया में विश्वास रखते हैं और यूनिफॉर्म सिविल कोड को हम नहीं मानेंगे, पर इंडिया में शरिया चल नहीं सकता, ना कभी चलेगा, तो इस कमेंट का मतलब क्या है? देखिए, ये देश अनेकताओं में एकता का देश है। ये रंग बिरंगी गुलदस्ता है। जिस वक्त भारत आज़ाद हुआ था उस वक्त ये हमारे कानून के रचयिता जनाब भीमराव अम्बेडकर साहब ने लिखा है कि हर आदमी को अपने धर्म के हिसाब से चलने को फ्रीली फॉलो कर सकता है, उसके हिसाब से चल सकता है और उसको प्रोपेगेट भी कर सकता है। जो कानून हमारे शरीयत में दिए हुए हैं, जिनको हम फॉलो करते हैं, उससे किसी दूसरे को तो तकलीफ नहीं हो रही, तो फिर इसको बदलने की ज़रूरत क्या है? आप क्यों आखिर ये होड़ लगी हुई है कि किस तरह से मुस्लिम्स को टॉर्चर करा जाए? सर, होड़ इस देश के अंदर मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, ज्यूज भी हैं, सबके अपने अपने कानून हैंगे। हिंदुइज्म में भी उनके अपने कुछ कानून हैं, लेकिन आपने जो कानून एस.टी. हसन साहब, हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में लिखा गया है कि यूनिवर्सल सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाया जाएगा। क्या आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो कि हमारे संविधान में लिखे हुए थे उनको भूल जाएंगे? कोई नई होड़ नहीं है ये, कोई बीजेपी ने नहीं सोचा। सबके लिए समान है, ला तो सब समान होंगे, लेकिन आप अननेसेसरी पर्सनल लॉज में क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं? ये पर्सनल लॉज भी तो कोई चीज थी हमारे संविधान में। मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या थे? अगर हम अपनी पैतृक संपत्ति में 1400 साल से 1450 साल से अपनी बेटियों को, महिलाओं को उनका हिस्सा दे रहे हैं, उनका हक दे रहे हैं, ये सिर्फ इस्लाम नहीं तो शुरू करा था। अगर वो कम है या ज्यादा है इसका सवाल नहीं है, वो कहाँ लॉजिकल है? क्यों उनको आधा दिया गया लड़के से? आप इनहेरिटेंस लॉ की बात कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेटरी हिस्सा तो बता नहीं रहे। से भी लेती है, आपको क्या परेशानी है इसमें? अगर किसी के बीवी के कोई बच्चे औलाद नहीं पैदा हो रही है या कोई बहुत बीमार है, तो उस अपनी पहली बीवी की इजाजत लेने के बाद आदमी दूसरी शादी कर लेगा, तो आपको क्या परेशानी है? परेशानी महिला को नहीं आपने होगी। इस वक्त हिंदुस्तान में बेगैरती, बेहयाई और उरियानियत को आम कर दिया है। आपने सर, महिला के लिए खराब नहीं है। नहीं, आप बेहयाई की बात कर रहे हैं। अगर महिला खुद इजाजत दे रही है कि आप कर लें, आप मुझसे, अगर वो बांझ है, उसको उसके अंदर कोई डिफेक्ट है, उसकी औलाद नहीं हो सकती, या कोई इतनी बीमार है, तो वो खुद इजाजत देती हैं। आप जाके देखिए सऊदी अरेबिया में क्या होता है। आपने जो बेगैरती, बेहयाई को आम किया है, आपने लिविंग रिलेशनशिप को तो संवैधानिक दर्जा दे दिया, आपने होमोसेक्सुअलिटी को संवैधानिक दर्जा दे दिया कि ये हमारी तहजीब है, कि ये भारत की सभ्यताएं हैं। अब आप लिविंग रिलेशनशिप में 1 रखें, 2 रखें, 4 रखें, 10 रखें, निकाह करके रखें, वैसे रख लें, तो कौन पूछ रहा है? क्या उचित है इस बात का? तो मेरा तो सवाल इस बात का है, एस.टी. हसन साहब, आप लिव इन रिलेशनशिप को, होमोसेक्सुअलिटी को बेहयाई कह रहे हैं और मल्टीपल मैरिजेस को आप चॉइस कह रहे हैं। वो आप कह रहे हैं महिलाओं के लिए अच्छा है, हमारी संस्कृति के लिए अच्छा है। इजाजत से अगर आदमी निकाह कर रहा है या पहली बीवी की इजाजत लेके दूसरी से फेरे ले रहा है, तो वो बेगैरती, बेहयाई में नहीं आता। माफ करना मेरी बहन, बेगैरती, बेहयाई ये होती है कि आप 2-2, 4-4 के साथ बिला शादी करे हुए, बिला फेरे लिए हुए उसके साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, या आप होमोसेक्सुअलिटी को आपने जो है संवैधानिक दर्जा दे दिया। आपने इस पे तो किसी ने ऑब्जेक्शन किया नहीं आज तक।
सिर्फ एसटी हसन ने ये सवाल रखा था पार्लियामेंट में कि इसे बैन होना चाहिए। ये हमारी तहजीब नहीं है हिंदुस्तान की, हमारी ये परंपराएं नहीं हैं। तो और बहुत सी चीजें ऐसी हैं। हम वक्फ सर आप ये बताइए, आप अनेकता में एकता की बात कर रहे हैं, जितनी बाकी देश है जो अगर इस्लामिक कंट्रीज छोड़ दें, हम यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, यूके हो गया, ऑस्ट्रेलिया मान लीजिए, यूरोप मान लीजिए, वहां अनेकता में एकता नहीं है, पर वहां तो कोई पर्सनल लॉ नहीं है, वो तो उसी कंट्री के लॉ से चलते हैं और वो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। दूसरी शादी को बैन कर रखा है। हाँ, वहां पे किसी ने बैन किया दूसरी शादी? कहीं पे अलाउड नहीं है दूसरी शादी। क्या आपको मालूम नहीं? नहीं है वहां तो कोई बैन, वहां पे तो ये बैन नहीं किया है कि साहब दूसरी शादी नहीं कर सकते, या आप अपनी साहब वहां पे अलाउड नहीं है। आप अपनी औलाद को किस तरह से किसी भी और देश में भारत को छोड़ के या इस्लामिक कंट्रीज को छोड़ के कोई पर्सनल लॉ नहीं है, उसी तो देश की कंट्री के लॉ के हिसाब से चलना पड़ता है। क्या हिंदुस्तान के अंदर क्या मुसलमान कानून नहीं मान रहे हैं? सर मान रहे हैं, पर पर्सनल लॉ की क्या जरूरत है? लॉज में आप इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सर एक ही लॉ सबके लिए होनी चाहिए। मुसलमानों से अगर के जो लाज है, जो तरीके हैं कि हम मौत के बाद हम दफन करते हैं, आप कुछ और करना शुरू कर दें, आप ये कानून बना देंगे। आप कल को ये कानून बना दें कि साहब ईद उल अजहा पे, बकरा ईद के ऊपर आप कुर्बानी नहीं कर सकते, पशु क्रूरता हो जाएगी। तो आप सिर्फ टॉर्चर कर रहे हैं मुसलमान को। और बीजेपी नेताओं में ये होड़ लगी हुई है कि कौन ज्यादा टॉर्चर कर ले वो बड़ा नेता हो जाए। सर किसी भी रिलीजन में, किसी भी मजहब में कई ऐसी प्रथाएं हैं जिनको बैन किया गया है, और क्योंकि वो आईपीसी में बैन हुई हैं, उनको सब लोग मानते हैं। तो इंडियन पीनल कोड में ऐसी क्या खराबी है? अगर सेम फैमिली लॉज सब मजहबों के लिए होंगी, उनमें ऐसी क्या खराबी है कि आपको एक अलग पर्सनल लॉ की जरूरत है? कोई एक दो अगर आप खराबी बता पाए। हम कब कह रहे हैं कोई हिंदू कोड में कोई कमी नहीं है, वो अपने हिसाब से करते हैं, वो फॉलो करें। क्रिश्चियंस अपने हिसाब से करते हैं, वो फॉलो करें। हम मुसलमान को शराब पीना मना है, हम शराब नहीं पी सकते, हराम है। क्रिश्चियंस की हराम नहीं है, वो पिए। हम कब मना कर रहे हैं इस बात को? हम तो आपसे ये कह रहे हैं कि इससे किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा ना। हम बाकी जितने भी सिविल लॉज है वो तो सेम है, धारा 21 भी सेम है, और भी सिविल लॉज सब सेम है, क्रिमिनल लॉज सब सेम है, मुसलमान सब बात को मान रहे हैं। लेकिन आपको सिर्फ इसी में दिक्कत आ रही है, पर्सनल लॉ। अब आपको वक्फ में आप क्या करेंगे जो मुसलमानों का है? आपके लॉजिक के हिसाब से तो हर कोई मजहब के लोग कहेंगे कि हमारे कुछ ऐसी लॉज है जिससे किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, तो नुकसान नहीं होगा, हमें भी चाहिए। हर कोई अपने अपने अलग से पर्सनल लॉ मांगेगा। कानून तो सेम है। 302 क्या मुसलमान के लिए अलग है? 307 अलग है? 376 अलग है क्या? 354 अलग है क्या? और पर्सनल लॉ नहीं, और सिविल लॉज भी सब सेम है। लेकिन जो पर्सनल लॉज हैं कि हम अपनी औलाद को कैसे डिवीजन करेंगे अपनी पैतृक संपत्ति में, इसका हुक्म कुरान पाक ने पारा 4 में आखिरी आयत में दिया है। हम कुरान पाक को फॉलो करते हैं। हम अपनी बच्चों में, हाँ कहें तो अच्छी बात है, हम धार्मिक देश में रहते हैं, तो सबके अपने लॉज होने चाहिए। हम एक धार्मिक देश में रहते हैं। आप हिंदुओं के अलग धर्म के कानून है, मुसलमानों के अलग है, क्रिश्चियंस के अलग है। वो जिससे किसी और को कोई तकलीफ नहीं हो रही तो उसे फॉलो करने में परेशानी क्या है? और वो होना चाहिए। हम अगर बेटी को हिस्सा दे रहे हैं 1400 साढ़े 1400 साल से, तो आप उसको सेम क्यों कर रहे हैं? हम तो कर ही रहे हैं इस काम को, आपको परेशानी क्या है? लेकिन हमें जो हुक्म दिया कुरान पाक में, हम तो वो फॉलो करेंगे जो बाकायदा लिखा हुआ है कि बेटी को इतना देना है, भाई को इतना देना है, शोहर का इतना हिस्सा है, बीवी का इतना हिस्सा है। ये सारा डिस्क्राइब है कुरान पाक में। आप कैसे ये कह सकते हैं कि हम वो फॉलो ना करें? आप अगर कानून बना भी देंगे
तो हम मरने से पहले वसीयत करेंगे फिर। ठीक है, एस कि टी बेटी हसन को साहब इतना आप दे बहुत देना और बेटे को सिलेक्टिवली इतना दे कोट देना। कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ द पर्सनल लॉ जिसमें महिलाओं को उनके ह्यूमन राइट्स का हनन होता है, वो आप बात नहीं कर रहे हैं। बट हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई रियली हैव टू कट अक्रॉस बिकॉज द प्राइम मिनिस्टर हैज इन फैक्ट लैंडेड इन द यूनाइटेड स्टेट्स. ही इज बीइंग रिसीव्ड देयर. दे आर द फर्स्ट इमेजेस दैट वी आर गेटिंग ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स अराइवल in New York. It's a packed itinerary, and over the next 2 days we will be on top of the story, getting you the very latest, not just on the strategic importance of the Prime Minister's visit, but also of the major deals that are going to be signed. The first major engagement, of course, that he is going to have, he's being received there by our representative at the UN, by our ambassador to the United States. But what is important also is that it's India's soft power which will be on display. One of the first major engagements that the Prime Minister is going to have is going to be the celebration of Yoga Day. The International Day of Yoga is tomorrow, not just in India, but across the world and also in the United States. The International Day of Yoga is going to be celebrated. I'm going to leave you with these images. Thanks very much for joining me here on the News Hour Agenda. And a small announcement, viewers, from tomorrow onwards, all of you who've been following us very faithfully here at 10 p.m. on the News Hour Agenda, I will be seeing you at 8 p.m. on India Upfront from Wednesday onwards. See you at 8.